स्टूडेंट्स, सेकेंड यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है और थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं हम, जो कि आपकी पीरियोडिक टेबल के ऊपर बेस्ड रहेगी। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पीरियोडिक टेबल सबसे पहले तो देखिए आपको याद करनी पड़ेगी। ये चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब आप पीरियोडिक टेबल याद करेंगे। 10th तक आप लोगों ने कुछ ना कुछ अमाउंट में पीरियोडिक टेबल याद की होगी, लेकिन वहाँ तक इनफ नहीं है। अब आपको कंप्लीट पीरियोडिक टेबल जो है वो एक मैनर्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है, ताकि आप बिना किसी हेल्प के भी उसे पूरी जो पीरियोडिक टेबल है, जैसे आप लर्न कर रहे हैं उसे बुक्स में देखते हैं, वैसे की वैसे आप ड्रॉ कर सके, आपके माइंड में वो सेट रहे। तो एकदम से तो याद नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे करें कि एक बार एस ब्लॉक याद कर लिया, एक बार पी ब्लॉक याद कर लिया, इस तरीके से ब्लॉक वाइज याद कर लें उन्हें। या फिर क्या कर सकते हैं, रोज़ के 30 एलिमेंट 20 एलिमेंट जितना आप एब्जॉर्व कर सकते हैं उन्हें याद करें और लिख लिख के देखें। ऐसा भी ना करें कि कोई ट्रिक बना के उससे याद कर लें और बाद में आप उनके सिंबल जब आपको लिखना पड़े कभी, तो आपको सिंबल ही ध्यान आए कि इसको डिनोट करने के लिए पर्टिकुलर एलिमेंट को किस चीज़ से सिंबलाइज करें। जैसे सोडियम की जो स्पेलिंग है वो SODIUM होती है और उसका जो सिंबल होता है वो Na होता है, लेकिन जब आप लिखते हो तो कन्फ्यूज़ हो जाते हो, है ना। तो इस तरीके की गलती ना करें और जो एलिमेंट्स हैं उन्हें अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश करें। बाकी जब मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी कुछ एक ट्रिक, अगर देखिए वैसे तो मैं ट्रिक्स पे बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं कोशिश करूँगी कुछ ट्रिक बता सकूँ। तो आप तब तक उन्हें लर्न करने की कोशिश करें और जहाँ तक हो सके कम से कम 30 जो फर्स्ट 30 एटॉमिक नंबर तक आते हैं उनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास भी याद करने की कोशिश करें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पीरियोडिक टेबल को। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज आपकी थर्ड यूनिट का नाम है। इसी के साथ सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे एलिमेंट्स की, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर सारे जितने भी हैं वो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। शायद आपने होमवर्क देने के बाद भी अभी तक काउंट नहीं किए होंगे कि टोटल कितने एलिमेंट लिखे हुए हैं उसमें, तो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। एलिमेंट्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑल मैटर। जो एलिमेंट्स होते हैं, कोई भी जो मैटर होता है वो एलिमेंट से मिलके बना होता है, यानी उसकी बेसिक जो यूनिट होती है, बॉडी बिल्डिंग यूनिट, वो क्या होती है, एलिमेंट्स होती हैं। इन 1800 आज से सोचो कितने साल पहले ही जो पीरियोडिक टेबल है इसके बारे में बातचीत शुरू हो चुकी थी। जो उस टाइम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया था, उन्हें इस बारे में नॉलेज स्टार्ट हो गई थी, मतलब नॉलेज गेन कर ली थी उन्होंने। तो 1800 के अंदर सिर्फ 31 एलिमेंट्स नोन थे, ठीक है, सिर्फ 31 एलिमेंट्स। उसके बाद 1865 के अंदर जाके 63 एलिमेंट तक इनकी काउंटिंग पहुंची। 1865 में 63 एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए गए थे, 1800 के अंदर सिर्फ 31 एलिमेंट्स थे। उसके बाद एट प्रेजेंट जो टोटल नंबर है एलिमेंट्स का वो 118 तक पहुंचा है। एट प्रेजेंट जो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है कंप्लीट। तो सबसे पहले जो पहले स्टार्टिंग के अंदर जो एलिमेंट्स फाइंड आउट हुए थे वो सारे किस नेचर के थे, नेचुरल फाइंड आउट हो रहे थे, नेचुरल थे। लेकिन बाद में जो कुछ एक एलिमेंट्स फाइंड आउट किए गए, कुछ एक नहीं काफ़ी अमाउंट है इनका भी, तो ये सिंथेटिक नेचर के हैं। यानी ये पता था इनका एटॉमिक मास इतना होना है, इनका एटॉमिक नंबर ये होना है, पीरियोडिक टेबल में ये प्लेस रहेगा, लेकिन वो नेचुरली फाइंड आउट नहीं हुए हैं आज तक, उन्हें सिंथेटिक बनाया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे अपनी पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल देखिए डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिलहाल जो पीरियोडिक टेबल है इज एन अरेंजमेंट इन विच एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड टुगेदर इन ए टेबुलर फॉर्म। एक टेबुलर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है, ये तो आप भी देख चुके होंगे। तो जो पीरियोडिक टेबल होती है ये एलिमेंट्स का एक अरेंजमेंट होता है। सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को एक साथ रखा गया है, डिसिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को उनसे डिफरेंट करके अलग साइड में रखा गया है। आर प्लेस्ड टुगेदर इन ए टेबुलर फॉर्म, एक टेबुलर फॉर्म के अंदर इन एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है उनकी प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर। तो स्टार्टिंग के अंदर जब साइंटिस्ट आए, एलिमेंट्स उन्होंने फाइंड आउट किए, जैसे 1800 के अंदर 31 एलिमेंट्स फाइंड आउट किए जा चुके थे, तो उस टाइम पे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इन एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज करें हम। रैंडमली ऐसे ही इकट्ठा करने से तो क्या फ़ायदा है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये देखा जाए इनके अंदर कि किसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, किसकी डिसिमिलर है, और इन्हें एक पर्टिकुलर अच्छे से मैनर के अंदर अरेंज कर दे, ताकि हमारे बाद कोई भी साइंटिस्ट आए तो उन्हें दिक्कत ना हो, उन्हें पता चल जाए कि हमने इस तरीके से इन्हें अरेंज क्यों कर रखा है, इनके अंदर ऐसी क्या खास प्रॉपर्टी है जो इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स की आपस में मैच कर रही है और इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स की इनके साथ मैच नहीं कर रही है, इनसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। तो उन्होंने अरेंज करना शुरू किया। डिफरेंट साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने अपना माइंड लगाया और उन्होंने उन्हें एक तरीके से अरेंज करने की कोशिश की। कुछ एक
सबने अपने अलग अलग तरीके अपनाए उन्हें अरेंज करने के लिए। कुछ एक कामयाब भी हुए, कुछ एक ने सिर्फ आइडियाज़ दिए जो बाद में डिस्कार्ड कर दिए गए, कमियां छोड़ दी। तो देखते हैं किस तरीके से कौन कौन साइंटिस्ट आए थे। जो मेनली जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अरेंज की थी उनके बारे में बता रही हूँ। वैसे बहुत इनके जो मैं यहाँ बताऊँगी उनके अलावा भी काफ़ी सारे मॉडल्स दिए गए थे इनको जो पीरियोडिक टेबल है इसे अरेंज करने के लिए, लेकिन सबके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहला नाम आता है डॉबनियर क्लासिफिकेशन। डॉबनियर साइंटिस्ट का नाम था, उसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इन ग्रुप्स ऑफ 3 कॉल्ड ट्राइड्स। उसने सिमिलर प्रॉपर्टी के जो एलिमेंट्स थे उन्हें 3-3 के ग्रुप के अंदर बना, मतलब 3-3 का उनका ग्रुप बना दिया था। और उसे किस नाम से बोल रहा था, वो ट्राइड्स के नाम से बोल रहा था। जो एटॉमिक मास था मिडिल एलिमेंट का, वो क्या कर रहा था, अरिथमेटिक मीन ले रहा था बाकी के दो जो एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास का, जो यानी जो टर्मिनल पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट थे। तो जो सेंटर के अंदर उन्होंने ट्राइड्स के अंदर 3 ही थे जो टर्मिनल के ऊपर थे, उनके मास को सम करके जब वो 2 से डिवाइड कर रहा था तो उस टाइम के ऊपर जो आंसर आ रहा था वो सेंट्रल जो एलिमेंट था उसके एटॉमिक मास को डिफाइन करवा रहा था। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो 7, पोटेशियम का जो है वो 39, तो सोडियम का कितना होगा ये एटॉमिक मास नहीं पता था। तो उसने क्या किया, अरिथमेटिक मीन निकाला। तो टर्मिनल पे एक तो लिथियम है और एक पोटेशियम, दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो जो आंसर था वो एग्जैक्ट या फिर नियर अबाउट जो सेंट्रल एटम था, जो सेंट्रल एलिमेंट था उसके एटॉमिक मास के इक्वल आ रहा था। तो उसने यहाँ पे पुट कर दिया और इस तरीके से उसने जो एलिमेंट्स उन्हें क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। लेकिन उस टाइम पे एलिमेंट्स कम ही डिस्कवर किए गए थे, तो उसने कुछ एक जो एलिमेंट्स थे इनके एटॉमिक मास को फाइंड आउट किया था और जो लॉ ऑफ ट्राइड है उसे बताया था। इसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स के अंदर ये फिट नहीं बैठ रहा था, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैच नहीं कर पा रही थी। इसके बाद दूसरा जो साइंटिस्ट आया वो था न्यूलैंड साइंटिस्ट। उसने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। कौन सा लॉ दिया, न्यूलैंड साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने अपने नाम के ऊपर बेस्ड ही एक लॉ दिया था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। जिस तरीके से कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर ये 8 म्यूजिकल नोट्स रहते हैं, 7 म्यूजिकल नोट्स रहते हैं, तो उसी के ऊपर बेस इसने कहा कि सेम जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं एक ऑक्टेव के अंदर, वैसे ही पीरियोडिक टेबल के अंदर हम अपने एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं और जो 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मैच करती हुई मिलेगी, जो सेकंड एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी 9th एलिमेंट के साथ मैच करती हुई मिलेगी। और उसने इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसने अरेंज करना शुरू किया, उसकी ये बात काफ़ी लोगों को सराहनीय भी रही। लेकिन जब जो कैल्शियम है यानी शुरू के कुछ एक एलिमेंट्स को ही एटॉमिक नंबर 20 तक ही वो इसे बताने में कामयाब रहा, उसके बाद उसकी ये जो लॉ थी वो फेल हो गई थी। सारे एलिमेंट्स को वो इस तरीके से अरेंज नहीं कर पाया था। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है when elements arrange in increasing order of their atomic masses, elements with similar physical and chemical properties repeat at 8 place like the 8th note of an musical octave। ये कह रहा है जब हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे उनकी सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थे, तो वो खुद ब खुद ही जो 8th एलिमेंट आ रहा था वो फर्स्ट एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ मैच कर जा रहा था, उन्हें रिपीट कर दे रहा था। तो अभी जो आप फिलहाल जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसके अंदर भी आपने देखा होगा लिथियम के नीचे सोडियम लिखा मिलता है आपको, तो यहाँ भी सेम वैसे ही हुआ। लिथियम के नीचे क्या मिला, हमें सोडियम लिखा हुआ मिला था और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो आपस में मैच कर रही थी। बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम था, इनकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही थी। ये जो ग्रुप बने ये सारे अभी भी पीरियोडिक टेबल में एज इट इज़ लिखे हुए हैं, यानी इनकी प्रॉपर्टीज़ तो आपस में मैच कर रही थी, लेकिन सिर्फ यहाँ तक ही बताने में कामयाब हुआ। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ थी वो इनके साथ मैच नहीं कर पाई थी एलिमेंट्स की, इसलिए इसे डिस्कार्ड कर दिया गया था। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लिखे हुए हैं एक लाइन में। फिर जो 8th है वो रिपीट हो गया, जैसे सारे गामा पा होता है इसी तरीके से इसने 7 को एक सीरीज में अरेंज किया और जो 8th एलिमेंट था वो अपने फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट कर दे रहा था। फिर ऐसे ही 7 एलिमेंट लिखे और जो नेक्स्ट एलिमेंट आया वो अपने इन दोनों की प्रॉपर्टी को रिपीट कर दे रहा था, उनसे मैच कर जा रहा था। तो ये किसने बताया था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के अंदर बताया गया था और वो इसे बताने में काफ़ी कामयाब भी हुआ था। लेकिन फिर भी सारे एलिमेंट्स को वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो बाद में उसे डिस्कार्ड कर दिया गया। इसके बाद थर्ड लॉ आती है लोथर मेयर
एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। इसने सबसे हटके अपना कॉन्सेप्ट दिया था लोथर मेयर ने, ये भी साइंटिस्ट का नाम है। इसने एटॉमिक वॉल्यूम्स के रिगार्डिंग एक ग्राफ प्लॉट कर दिया, कर्व्स प्लॉट कर दिए थे। He plotted the atomic volumes of elements against the atomic masses. एटॉमिक वॉल्यूम ले लिया और दूसरा क्या लिया, एटॉमिक मास ले लिया, एंड फाउंड सिमिलर एलिमेंट्स ऑक्यूपाइंग सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व। और इसने ये देखा, जब ये ग्राफ प्लॉट कर रहा था इन दोनों के बीच में, एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में, तो इसने देखा जो सिमिलर एलिमेंट थे वो उन कर्व्स के अंदर सिमिलर पोजीशंस को ही गेन कर रहे थे। जैसे हमने कोई कर्व ग्राफ प्लॉट किया तो उसके अंदर इस तरीके से पीक आ रही थी, तो उसने देखा कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम हो रही थी। इसके अंदर 3 मेन पॉइंट्स है, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने यहाँ लिखे नहीं है। जो सबसे ज़्यादा पीक पोजीशन थी, देखिए जैसे ग्राफ हम इस तरीके से बनाते हैं ना, इस तरीके से मान लो ग्राफ बना दिया हमने, तो ये जो पोजीशन होती है ना सबसे ऊपर वाली, से कहते हैं पीक्स। जो पीक पोजीशन थी वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट थे उन्होंने गेन कर ली थी। जो पीक पोजीशन थी, जितनी भी, चाहे यहाँ पे कितना भी लंबा चौड़ा ग्राफ प्लॉट क्यों ना हुआ हो, जो भी पीक्स आ रही थी वो सारी किसने ऑक्यूपाई कर ली थी, वो सारी की सारी जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली थी। उसके बाद जो असेंडिंग पोजीशन थी ग्राफ के अंदर, वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो थे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो थे उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली थी। और जो डिसेंडिंग पोजीशन थी वो जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव थी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो थे उन्होंने तो क्या किया, पीक पोजीशंस ले ली थी। जो डिसेंडिंग पोजीशन थी वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ने ले ली थी, और जो असेंडिंग पोजीशन थी वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ने ले ली थी। और हर एक के अंदर ऐसे ही हो रहा था, हर कर्व के अंदर। तो उसने डिसाइड किया कि जो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग मैंने जो कर्व प्लॉट किए हैं ये बिल्कुल सही है, और इनके अकॉर्डिंग इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एलिमेंट खुद ब खुद अरेंज हो जा रहे हैं। लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। इस तरीके से हम हर चीज़ को एक ग्राफ के थ्रू प्लॉट करना कर तो सकते हैं, लेकिन उन्हें अरेंज करना पॉसिबल नहीं था। एक मैनर के अंदर, एक सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग, एक टेबुलर फॉर्म के अंदर उन्हें अरेंज करना काफ़ी टफ गोइंग था। तो इसलिए बाद में जो लोथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व था, इसने जो पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग अपना कंसेप्ट प्रपोज किया था वो भी कैंसिल आउट हो गया था। तो देखिए अभी तक तो एलिमेंट्स कम थे, ये स्टार्टिंग के अंदर जो साइंटिस्ट आए, मैंने सिर्फ 3 के बारे में यहाँ पे बताया। तीनों ने अपने अलग अलग तरीके के कंसेप्ट दिए थे, और उनके जो कंसेप्ट थे कुछ एक एलिमेंट्स के ऊपर तो फिट बैठ रहे थे, उसके बाद वो उन्हें बताने के अंदर अनसक्सेसफुल हो गए थे, जिस वजह से उन सबको डिस्कार्ड कर दिया गया था। तो अभी तक कोई भी जो पीरियोडिक टेबल अरेंज करने का मैनर था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। ये सबसे स्टार्टिंग के अंदर जो दिए गए, अभी हमने सिर्फ उनके बारे में बात की है। ओके, तो आज के लेक्चर में आप इतना ही पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे इन सब के ऊपर, जितने भी टॉपिक्स आपको बताए गए हैं। अगर जो ग्राफ वगैरह है वो प्लॉट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इन्हें पढ़ें, पीरियोडिक टेबल को अपने साथ साथ लर्न करते रहे कुछ एक एलिमेंट्स।